हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एडुएट क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से अडॉप्ट करे गए हैं और जो फंडामेंटल राइट्स है उनका नेचर क्या है। उसके साथ साथ देखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स है, इनका एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 12 में जो स्टेट दे रखा है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से डिफरेंट जो लॉज है उनके द्वारा स्टेट की जो डेफिनेशन है वो डिराइव की गई है। उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे ये जो आपके आर्टिकल 13 में दे रखा है लॉ, जो लॉ है उसका मीनिंग क्या है। उसके साथ साथ ये जो लॉ है इनका स्कोप क्या है। उसके साथ साथ देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के जो केसेस है उनके द्वारा किस तरीके से जो लॉज है उनको डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे राइट टू इक्वलिटी, उसमें हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी केस लॉज है उनके बारे में हम बात करेंगे और जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 को हम देखेंगे अच्छे तरीके से, इसके जो डिफरेंट केस लॉज है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज़ को उनको देखेंगे। और रिजर्वेशन से रिलेटेड या जो भी आर्टिकल 16 से रिलेटेड केस लॉज होंगे उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इससे रिलेटेड जो भी केस लॉज है उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, जिसमें 6 राइट को प्रोटेक्शन करने की बात होती है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी केस लॉज है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 20, जिसमें बात की जाती है जो भी ऑफेंसेस है उनके रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी केस लॉस है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इससे रिलेटेड जो भी केस लॉस है उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और ये जो आपका किस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉस जो है वो बनाए जाते हैं, किसके पास पावर होती है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को हम देखेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें हम आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ लास्ट में हम देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी रिट्स दे रखी हैं हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोविजन और सर्च्योररी एंड क्यू वारंट। तो इनके बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं, किस किस के अगेंस्ट में, और किस किस को ये प्रोवाइड होती है फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ देखेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे राइट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स बोला जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं लेकिन पार्ट 3 के आउटसाइड वो हैं, दे रखे हुए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हुए हैं, और ये जो है आर्टिकल 12 से 35 तक बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मीन्स एक ऐसा चार्टर जिसमें सभी के सभी जो राइट्स जो कि सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए वो उसमें मेंशन किए गए, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये गारंटीड हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है फंडामेंटल राइट्स ही इक्वलिटी को अपहोल्ड करते हैं। उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है उसके बारे में बात करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। उसके साथ साथ जो इंडिया है उसकी यूनिटी को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट्स है कुछ राइट जो है वो सिटीजन्स के लिए, कुछ राइट जो है वो सभी पर्सनस के लिए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, मीन्स यहाँ पे ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इन पे जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है किसी भी कंडीशंस में।
उसके साथ साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल है, मीन्स अगर इनका वायोलेशन होता है तो कोई भी पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनके इन्फोर्समेंट के लिए अपील कर सकता है या जा सकता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है नॉट सैक्रोसेंट कैन बी अमेंडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो है सैक्रोसेंट नहीं है, मीन्स एक बार बन गए तो बन गए, ऐसा नहीं है। अगर टाइम टू टाइम कभी नीड पड़ेगी तो इनको अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड भी किया जाता है, केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में दे रखा है कि जो भी मेंबर होंगे आर्म फोर्स से रिलेटेड उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शियल लॉ इन्फोर्स इन एनी एरिया अंडर आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में दे रखा है कि अगर कोई भी एक ऐसा एरिया है जिसमें मार्शियल लॉ इन्फोर्स किया गया है, वहाँ के जो भी पर्सनस होंगे उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। उसके बाद दे रखा है 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो 6 राइट दे रखे हैं उनको सस्पेंडेड किया जा सकता है, लेकिन वो जो सस्पेंशन होगा वो तभी होगा अगर इमरजेंसी का जो ग्राउंड है वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो। ठीक है, मीन्स एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, ना कि आर्म रिवेलियन हो, मतलब इंटरनल इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी तभी जो भी आर्टिकल 19 में 6 राइट दे रखे हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मोस्टली डायरेक्टली इन्फोर्सेबल वाइल सम कैन बी इन्फोर्स्ड बाई लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट टाइप के लॉज भी पार्लियामेंट में बना रखे हैं। जैसे कि ये जो है राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उसको जो राइट टू फ्री एजुकेशन का एक्ट बनाया गया था उसके द्वारा इसको इन्फोर्स किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, और उसके साथ साथ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में आगे इनको केस लॉस के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आता है आपका राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। आर्टिकल 14 में बात की जाती है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 में हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में हम बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में हम बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये है राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद ये जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम जो है ये आपका आर्टिकल 19 से 22 तक कवर किया जाता है। आर्टिकल 19 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन एक्सेट्रा। आर्टिकल 20 में दे रखा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 21A में दे रखा है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और आर्टिकल 22 में दे रखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये जो है ये था राइट टू फ्रीडम, इसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका ये जो थर्ड है वो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आपका दे रखा है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ये दो आर्टिकल्स दे रखे हैं। आर्टिकल 23 में बात की गई है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एंड आर्टिकल 24 में बात की गई प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आपका है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में दे रखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एंड आर्टिकल 27 में दे रखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 28 में दे रखा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 29 में बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। एंड आर्टिकल 30 में बोला जा रहा है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो है यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसमें बात की गई है आर्टिकल 32 के बारे में। इसमें आपका एक ही आर्टिकल है जिसमें बोला गया है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, स्टैट्यूटरी एंड क्यू वारंटो। इसमें क्या है कि जो भी आपके
जो फंडामेंटल राइट्स से जिनका वायोलेशन होगा उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो इसमें आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट में जाने पे जो रिट्स आप यूज कर सकते हो उनके बारे में। जैसे कि जो रिट्स हैं आपकी वो है हाबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्यू वारंट। तो इनको हम आगे जब आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले जो आपका आता है जहाँ से फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 में दे रखा है कि ये जो है स्टेट उसकी डेफिनेशन क्या है। मीन्स कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है जब इनका वायलेशन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन आखिर ये स्टेट है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है वो रखा है आर्टिकल 12 में, ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट है वो क्या है स्टेट के अंतर्गत आती है। लोकल अथॉरिटी में आपको पता है कि ये जो आपकी पंचायत है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बात होती है सबसे पहले अदर अथॉरिटीज़ की। मीन्स आखिर जो अदर अथॉरिटी है उसमें कौन कौन सी जो बॉडीज़ है वो कवर की जाएंगी। तो इनको हम डिफरेंट केस लॉज है उनके द्वारा हम देखेंगे कि कब कब कैसे कैसे मेंशन किया गया कि अदर अथॉरिटी में कौन कौन सी बॉडीज़ जो है वो आएंगी। तो सबसे पहले ये जो है वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। उसमें ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है वो मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत आती थी। तो इसमें क्वेश्चन किया गया कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट होगी या नहीं होगी। तो जजिस ने कहा कि शुड बी एजडम जनरलिस ऑफ द सेम काइंड। मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है या जो लोकल अथॉरिटीज़ है, इनका जो नेचर है वो सोवरेन नेचर है या गवर्नमेंट नेचर है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर ये जो यूनिवर्सिटी है या जो अदर बॉडीज़ है वो भी इसी तरीके की होनी चाहिए। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट नहीं होगी क्योंकि ये सोवरेन नेचर की नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट नेचर की है। तो इसमें बोला गया कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट नहीं होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आया उज्जैनबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसमें बोला गया कि जो एजुस्डम जेनरिस है उसकी अप्रोच को हम देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो स्टेट में आएगी या नहीं आएगी। तो जो इस एजुस्डम जेनरिस वाली अप्रोच है उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद में आया राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्सेस मोहनलाल वाला केस। इसमें बोला गया कि बॉडी क्रिएटेड बाय यानी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी बॉडी जो कि किसी लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट की गई है तो उसके पास बहुत सारी पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर सके। तो इसलिए बोला गया कि ये जो है सोवरेन नेचर और गवर्नमेंट फंक्शनरी ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसलिए इस केस में डिसाइड किया गया कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो भी क्या है स्टेट आती है क्योंकि इसके पास में डिफरेंट टाइप की पावर्स है जिससे ये फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आया वो आया सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस। इसमें बोला गया कि ये जो डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ हैं ONGC, LIC या IFC जो कि कॉमर्शियल बॉडी हैं और जो डिफरेंट स्पेशल स्टैट्यूट के अंतर्गत क्रिएट की गई हैं और ये कॉमर्शियल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, ये भी जो है वो स्टेट होंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है केस आया RD सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का। इसमें बोला गया कि जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी है ये फॉर्मुलेट की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के अंदर। क्या ये स्टेट होगी? तो इसमें कोर्ट ने बोला कि कोई प्राइवेट बॉडी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो स्टेट की एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी स्टेट के अंतर्गत आएगी। अगर गवर्नमेंट उस पर यूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट उसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो उस कंडीशन में जो प्राइवेट बॉडी है वो भी आपकी स्टेट के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आया सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। उसमें बोला गया कि जो भारत पेट्रोलियम है ये अंडर कंपनीज एक्ट आती है, इसके साथ साथ ये भी जो है ये क्या हो जाएगी स्टेट हो जाएगी। उसके साथ साथ ये जो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है इसके द्वारा ही 5 क्राइटेरिया दिए गए जिसके द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जो है वो स्टेट होगी या नहीं होगी। तो इसमें बोला गया कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट विंग चीफ फंडिंग सोर्स, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है उसका जो चीफ फंडिंग सोर्स है वो आपका स्टेट होना चाहिए। मीन्स स्टेट उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता हो चीफ फंडिंग सोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे फंक्शनली करेक्टर विंग गवर्नमेंट नेचर, जो उसका फंक्शनली जो आपका करेक्टर होगा वो गवर्नमेंट नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बोला गया कि एंटायर कंट्रोल रिजाइडिंग इन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल होता है पर्टिकुलरली किसी बॉडी पे तो जो बॉडी है वो आपकी स्टेट में आ जाएगी।
नेक्स्ट बोला गया इसमें प्रायर हिस्ट्री ऑफ सेम एक्टिविटी बीइंग कैरिड बाय गवर्नमेंट एंड मेड ओवर टू न्यू बॉडी। मीन्स कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पे ये जो एक्टिविटीज़ थी या जो रूल था वो गवर्नमेंट का, लेकिन अब जो पर्टिकुलर बॉडी है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी गई, तो वो बॉडी भी जो है वो स्टेट में आ जाएगी। नेक्स्ट है सम एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी और कमांड। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी गवर्नमेंट के अंडर आती है और उस बॉडी पे अगर देखेंगे कुछ अथॉरिटी है, कुछ कमांड है, तो जो वो बॉडी है वो भी आपकी स्टेट में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अजय हासी वर्सेस खालिद मुजीद का केस आया। इसमें बोला गया कि डिटरमाइनिंग टेस्ट नॉट वेदर अ बॉडी फॉर्मुलेटेड बाई और अंडर एनी स्टैट्यूट, डिटरमाइनिंग टेस्ट इज द वेदर अ बॉडी एक्टिंग एज इंस्ट्रूमेंटल और एजेंसी ऑफ स्टेट। इसमें बोला गया कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो सोवरेन नेचर की है या जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट नेचर की है। मेन चीज़ ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट है या फिर एजेंसी है स्टेट की, ठीक है, तो वो आपकी स्टेट बन जाएगी अदर अथॉरिटी में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो केस है इसने 6 डिटरमाइनिंग टेस्ट दिए गए जिसके द्वारा हम डिसाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर बॉडी है वो आपकी स्टेट में आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले बोला गया कि एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी का जो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट हेल्ड करती है तो वो बॉडी आपकी स्टेट में आ जाएगी। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है तो भी वो स्टेट होगी। उसके साथ साथ मोनोपोली स्टेटस इज प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। जो मोनोपोली स्टेटस है वो स्टेट का होना चाहिए तो भी वो आपकी स्टेट में आ जाएगी। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल होता है मेनली, वहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। फंक्शंस ऑफ कॉपरेशन आर पब्लिक इंपॉर्टेंस और रिलेटेड टू गवर्नमेंट। जो भी कॉपरेशन होगी उसके जो फंक्शंस होंगे पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो भी वो आपकी स्टेट में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉपरेशन। कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि पर्टिकुलर कॉपरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो भी वो आप जो है स्टेट में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि लॉ क्या है, उसके साथ साथ इसका स्कोप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को देखते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में वो लॉज कवर करे जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले बनाए गए थे, मींस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो बोला गया कि ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में कंसिस्टेंट नहीं होंगे उनको वॉइड कर दिया जाएगा और जो कंसिस्टेंट होंगे उनको वैलिड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में बात की जाती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में जो भी लॉज क्रिएट किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि जो स्टेट है वो प्रोहिबिटेड है टू मेक सच लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। मीन्स जो स्टेट है वो ऐसे राइट्स को बना ही नहीं सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो। अगर वो ऐसे राइट्स को बनाता भी है तो उस कंडीशन में ये जो लॉज होंगे वो अनवैलिड हो जाएंगे एज पर सिटीजन्स, लेकिन वो कंपनी और नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पे हम एक केस देखेंगे, गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्क का केस। इसमें क्या हुआ कि जो लेबर वेलफेयर फंड है उसको चैलेंज किया गया था और इसमें जो कुछ सेक्शंस थे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो केवल सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं, ना कि किसी कंपनी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए ये जो एक्ट है वो वैलिड रहेगा और ये जो सेक्शंस जो हैं वो नॉन सिटीजन्स के लिए वैलिडेट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बात की जाती है मीनिंग ऑफ लॉज। मीन जो लॉज है उसका मीनिंग क्या है, लॉज में कौन कौन से जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो कवर की जाएंगी। तो कोई भी लॉ है जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, कोई भी रेगुलेशंस है, कोई भी डायरेक्शंस है जो पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, या नोटिफिकेशंस हैं या ऑर्डिनेंस हैं जो भी स्टेट के द्वारा इशूज़ किए जाएंगे उनको एज अ लॉ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बोला गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होंगी या जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ गाइडेंस होंगे या जो पर्सनल लॉज होंगे उनको हम अंडर आर्टिकल 13 में एज अ लॉ कवर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है ये जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐप का एक है आर्टिकल 13 क्लॉज 4, उसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उनको एज अ लॉ कंसिडर नहीं किया गया। ये आपका मेंशन किया गया आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में, लेकिन ये किस तरीके से आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एग्जिस्टेंस में आया उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आया शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। उसके बाद में आया आपका गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं
वो चैलेंज की जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 13। उसके बाद आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि जो पार्लियामेंट है उसने ऐड कर दिया आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और बोल दिया कि जो भी अमेंडमेंट है, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 368 एक्सरसाइज करे गए हैं, उनको हम आर्टिकल 13 के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है केशवानंद भारती केस। उसमें बोला गया कि कोर्ट डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स which is a basic structure of constitution but can't be challenged under article 13। लेकिन जो केशवानंद भारती का केस था उसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन अगर करेंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हानि पहुंचाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो भी चीज़ें हैं उनको चैलेंज किया सकता है, लेकिन वो अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं की जाएंगी। वो केवल बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल जो राइट्स है उनके वायोलेटिव ग्राउंड्स पे ही चैलेंज की जाएंगी। तो यहाँ पे आपका दे रखा है आर्टिकल 13 क्लॉज 4, आर्टिकल 368 कांट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13 इवन वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स अगर आर्टिकल 368 में कोई भी अमेंडमेंट किया गया है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन ही क्यों ना करता हो, उसको हम अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं कि इसने फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन किया है या बेसिक स्ट्रक्चर को गड़बड़ किया है। ओके, ये यहाँ पे था। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दे रखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी है इसकी दो अप्रोच हैं, एक है नेगेटिव अप्रोच और दूसरी है पॉजिटिव अप्रोच। नेगेटिव में क्या है कि हमें किसी भी चीज़ का प्रोविजन करना है कि लोगों के बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव अप्रोच है जो कि आपका दे रखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में। उसके साथ नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका पॉजिटिव अप्रोच है। इसमें डिमांड की जाती है कि जिससे लोगों के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। ये आपका दे रखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 क्लॉज 2 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 क्लॉज 1 को। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोपाउंडेड किया गया था A.V. डाइसी के द्वारा, जो कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। ये जो है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इसकी नेगेटिव अप्रोच है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस है उनका अब्सेंस होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, किसी भी पर्सन का फेवर नहीं करना है, क्योंकि सभी जो पर्सन है वो लॉ के सामने इक्वल है, ठीक है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से अबव नहीं होगा। और यहाँ पे जो लॉ यूज किया जाता है वो जेनरिक सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप इक्वलिटी बिफोर लॉ का आप एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर में जो है ये 3 पर्सन दिखाए गए, तीनों जो है ये एक मैच देखने गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये बहुत ज्यादा लंबा है, ये आसानी से मैच को देख सकता है, और ये जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा देख सकता है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है ये बिल्कुल छोटा है, ये मैच को नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पे तीनों के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, मीन्स हमें तीनों के साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होने देना है। तो यहाँ पे आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 क्लॉज 1 है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में कुछ ये आपका दे रखा है, ये पर्टिकुलर जो एक तरीके से बोल सकते हो इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आ जाते हैं। पहला आपका दे रखा है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, की ये जो आर्बिट्ररी पावर है स्टेट की वो आपका उसका अब्सेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होने चाहिए। और नेक्स्ट आपका है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स है उनके राइट जो है वो प्राइमेसी होनी चाहिए उनको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ओनली जो आपके दो जो अपर वाले हैं, एक अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, केवल यही एप्लीकेबल होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 क्लॉज 2 को, ठीक है। तो ये आपका ये जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच है या फिर नॉन यूनिवर्सल अप्रोच है। इसमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए उसको इक्वल ट्रीटमेंट किया जा सके, उसके लिए कुछ उसको स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इक्वल सर्कमस्टांसेस जब होंगे तो उनके साथ में
इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ बोला गया है कि सिमिलर एप्लीकेशंस ऑफ सेम लॉज टू ऑल पीपल्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। कुछ बहुत सारे पर्सन जो कि सिमिलरली सिचुएटेड है उनके साथ में सेम लॉज एप्लीकेबल होंगे। उसके साथ दे रखा है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो एक तरह के लोग हैं उनको बिना किसी भेदभाव के एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। लॉ यूज इन स्पेसिफिक सेंस, यहाँ पे जो लॉ है वो स्पेसिफिक सेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर है वही मैच हो रहा था उसी टाइम पे, और ये भी यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई, मीन्स हमें सभी के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच की बात की गई। तो इसके लिए क्या किया गया, ये जो फर्स्ट पर्सन है ये तो मैच को आसानी से देख पा रहा था, लेकिन जो सेकंड पर्सन है ये मैच नहीं देख पा रहा था सही से बिल्कुल। तो इसके लिए क्या किया, ये बॉक्सेस लगा दिए गए जिसपे खड़े होकर के आसानी से मैच को देख सकता है। और ये जो थर्ड पर्सन है ये तो बिल्कुल ही मैच देख ही नहीं पा रहा, तो इसके लिए क्या किया, एक टैपर टाइप स्टेयर्स लगा दी जिससे कि वो आसानी से मैच का देख सकता है और मैच को एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी बात हुई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस। ठीक है, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है किस किस कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे दे रखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर के केस में। तो बोला गया है कि जो गवर्नर है या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो कोई भी ड्यूटी करेंगे अपनी या उनके पास जो भी पावर्स दे रखी है उनका यूज करेंगे तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में। उसके साथ बोला गया कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, जब तक उनका ऑफिशियल टर्म रहेगा तब तक उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अंटिल डिलीवर 2 month नोटिस, और अगर उनके अगेंस्ट में कोई सिविल प्रोसीडिंग्स करनी भी है तो वो तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उनको 2 month का नोटिस न दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पे दे रखा है फॉरेन सोविनर्स जो हैं, एम्बेसडर्स है, डिप्लोमेट्स हैं, या जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी जो एजेंसी है उनके अगेंस्ट में भी ये जो आर्टिकल 14 है ये एज ए एक्सेप्शन रहते हैं। उसके बाद आपका है आर्टिकल 31C, इसमें दे रखा है लॉज मेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP अंडर 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें जो आपका आर्टिकल 39 क्लॉज बी है और आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी लॉस बनाए गए हैं, ठीक है, वो भी आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन रहेंगे। उसके साथ दे रखा है आर्टिकल 105 एंड 194, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ देयर एक्शंस इनसाइड लेजिस्लेचर। मीन्स लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के अंदर जो MLAs है या जो MPs है वो कोई भी पर्टिकुलर कोई काम करते हैं तो उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे। उसके साथ यहाँ पे आर्टिकल 361A, इसमें दे रखा है नो पर्सन शैल बी लायबल फॉर ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीडम टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश कर देता है तो इसके लिए वो भी लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 15 को। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। मीन्स ये जो कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं, ये जो 5 ग्राउंड्स दे रखे हैं उनके बेस पे हमें लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आपके दे रखे हैं ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स के बेस पे हमें लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे बोला गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन गिविंग एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एप्लीकेबल टू स्टेट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्टेट है या जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो कोई भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि और शॉप्स में किसी को एक्सेस दे दे किसी को ना दे, या पब्लिक रेस्टोरेंट में या किसी पर्टिकुलर पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सेस दे और कम्युनिटी को एक्सेस ना दे। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है नो डिस्क्रिमिनेशन इन यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, वॉशिंग गॉड्स मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स फॉर जनरल पब्लिक अप्लाइज टू बोथ सिटीजन्स एंड स्टेट। उसके साथ साथ ये जो वेल्स है उनका यूज करना, ये जो टैंक है उनका यूज करना, या बाथ घाट जो है उनका यूज करना, इनके बीच में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन यूज कर सकता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन यूज नहीं कर सकता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होगा। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, सिटीजन्स के लिए और स्टेट के लिए भी।
उसके साथ यहाँ पे दे रखा है एक आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दे रखा है। तो इसमें बोला गया है कि स्टेट में बी मेड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, ये जो स्टेट है कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। किस किस के लिए बनाएंगी? वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए, एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससी एंड एसटी। इन सभी सेक्शंस के लिए जो आपकी स्टेट है वो कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। तो यहाँ पे आपका आया ये सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 पास्ड बाय सेंटर प्रोवाइडिंग कोटा ऑफ 27% फॉर ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी बट डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो आपका 15 क्लॉज 3 है उसको ध्यान में रखते हुए ही सेंट्रल ने क्या किया, एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट लेके आया 2006 में, और उसमें बोला गया कि जो ओबीसी है उनको 27% का कोटा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड बोला, और इसके साथ साथ बोला कि यहाँ पे जो लोग हैं जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। तो अब हम आगे देख लेते हैं ये क्रीमी लेयर जो है वो क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रीमी लेयर को, तो यहाँ पे बोला गया है कि चिल्ड्रन ऑफ ओबीसी विच नॉट कोटा, मीन्स ऐसे ओबीसी पर्सन के चिल्ड्रन जिनको कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोला गया कि पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी पर्सन जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, या ग्रुप ए या ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हो, या पर्सन हैविंग रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर एक्सेट्रा, पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, पर्सन होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड अर्बन बिल्डिंग एरिया एबव अ सर्टेन लिमिट। ऐसे पर्सन जिनके पास में एग्रीकल्चर लैंड या फिर जो अर्बन बिल्डिंग एरिया है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो, ऐसे पर्सन को भी ये जो कोटा है वो नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ बोला गया कि पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख और पजेसिंग वेल्थ एबव एक्सटेंशन लिमिट। ऐसे पर्सन जिनकी जो इनकम है 8 लाख से ज्यादा है, या फिर उनकी जो वेल्थ है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन को भी ये जो ओबीसी के अंडर आएंगे उनको कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल 15 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। तो सबसे पहले जो केसेस है वो आपका है यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। इसमें बात की थी सेक्शन 497 की। तो इसमें ये बोला गया कि जो सेक्शन 497 है ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि इसके अंडर क्या है कि जो पर्टिकुलर वुमेन है उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, केवल जो मैन है उसको ही पर्सन दिया जाता है एडल्टरी के केस में। ठीक है, तो इसमें जो कोर्ट है उसने बोला कि वुमेन नॉट पनिश्ड इन एडल्टरी, दिस प्रोविजन कम्स अंडर 15 क्लॉज 3। तो बोला गया कि अगर आप देखेंगे पुराना टाइम उठा करके तो उसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर वुमेन्स है उनका काफी ज्यादा शोषण हुआ है, और उनको एक पर्टिकुलर तरीके से सोसाइटी में कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसलिए क्या होगा कि ये जो सेक्शन 497 है इसके अंदर ये जो भी क्या कहते हैं वुमेन होगी उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोविजन 15 क्लॉज 3 में आ जाता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई रंजन का केस। इसमें क्या हुआ कि जो मद्रास गवर्नमेंट थी उसने ऑर्डर निकाला कि वो हर एक कम्युनिटी के लोगों को मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अनवैलिड बोला और बोला कि स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और उससे 15 क्लॉज जो है उसको ऐड किया गया था, जिसमें सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की गई। ठीक है, और जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए आर्टिकल 341 है, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए आर्टिकल 342 है। नेक्स्ट यहाँ पे जो केस है वो आपका है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस। इसमें क्या किया गया कि जो मैसूर गवर्नमेंट थी उसने रिजर्वेशन दिया, बोला कि 28% जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रहेगा, और 22% मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रहेगा, 50% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन रहेगा, और 3% जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन रहेगा। इस तरीके से जो टोटल रिजर्वेशन था वो हो गया था 68% का रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस जो ऑर्डर था इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रिजर्वेशन था वो 50% से ज्यादा हो गया, 68% हो गया, और जो ओपन कैटेगरीज थी उनके लिए केवल 32% पोस्ट ही खाली रह गई थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्ट्राइक आउट कर दिया और बोला कि बैकवर्डनेस मस्ट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल,
ठीक है। जो बैकवर्डनेस है वो दोनों तरीके से होनी चाहिए, सोशली भी होनी चाहिए और एजुकेशनली भी होनी चाहिए। एंड कास्ट कांट बी सोल डोमिनेंट है। उसके साथ साथ बोला कि केवल कास्ट के बेस पे ही हम इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और बोला कि 50% की सीलिंग लिमिट होनी चाहिए, कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके साथ साथ बोला कि मोर बैकवर्ड क्लासेस फर्दर कैटेगराइजेशन नॉट वैलिड। बोला कि ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया है बैकवर्ड क्लासेस का और मोर बैकवर्ड क्लासेस का, ये कैटेगराइजेशन वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें क्या किया गया कि ये जो एमआर बालाजी का केस था, इसमें जो भी चीजें डिसाइड की गई थी वो सारी की सारी ओवरराइड कर दी गई, टर्न बैक कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि केवल कास्ट के बेस पे हम बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये भी बोला कि जो फर्दर कैटेगराइजेशन है बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस, ये वैलिड होगा। ठीक है, उसके साथ ये नेक्स्ट जो केस है वो आपका है सी देवदासन का केस। इसमें बात की गई थी कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। इसको हम आगे जो आपका आर्टिकल 16 है उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट है ये इनामदार केस। इसमें बात की गई थी अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये जो केस है इसी केस से है 15 क्लॉज 5, जो कि 19 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। इसमें बोला गया कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट एडेड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST, 27% कोटा फॉर OBC। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो भी एडेड या अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उनमें भी रिजर्वेशन मिलेगा, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC और ST के एडवांसमेंट के लिए। उसके साथ साथ बोला कि जो OBC है उनको 27% जो कोटा है वो दिया जाएगा। उसके बाद है आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन का केस। इसमें ये बोला गया कि जो रूरल एरियाज के बेस पे रिजर्वेशन है उस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 16 को। तो आर्टिकल 16 में बोला गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड और मेड इन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ। ठीक है, ये ग्राउंड मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टिकल 15 को आपने देखा था, तो वहाँ पे आपका डिसेंट और जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो कवर नहीं किए गए थे। यहाँ पे ये दोनों कवर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन किस केस में ये जो आर्टिकल 16 है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉ में बी पास्ड ऑफिस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हेल्ड बाय पर्सन्स ऑफ दैट रिलीजन। मीन्स लॉ के द्वारा पास किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे पर्टिकुलर उसी रिलीजन के जो पर्सन है वो वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 राइट नॉट बी कन्फर्ड टू OCI। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसमें बोला कि ये जो राइट है ये OCI को नहीं मिलेगा, मीन्स ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको ये नहीं मिलेगा। उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पे पार्लियामेंट मे बाय लॉ सर्टेन जॉब्स ओनली फॉर दैट हु डोमिसाइल्ड इन दैट एरिया। एग्जाम्पल के लिए 370D इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पार्लियामेंट है वो लॉ के द्वारा डिसाइड कर सकती है कुछ जो जॉब्स हैं वो पर्टिकुलर उसी स्टेट या उसी एरिया के रहने वाले लोगों के लिए होगा। जैसे कि आर्टिकल 371D में आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल लॉज बनाया गया है। मे बी पोस्ट दैट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लोकेलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। उसके साथ साथ पर्टिकुलर जो आपका एरिया है उसमें जो भी लैंग्वेज यूज की जा सकती है उसके बेस पे भी जो पोस्ट है उनको रिजर्व किया सकता है, या पर्टिकुलर नॉलेज के बेस पे भी जो पोस्ट है उनको रिजर्व किया जा सकता है। उसके साथ रिजर्व पोस्ट फॉर OBCs, SCs एंड STs कोटा नॉट मोर देन 50%। जो OBCs हैं, SC है या जो STs है उनके लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व की जा सकती हैं, लेकिन ये जो कोटा है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो कोटा है ये ज्यादा हो भी सकता है लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में, और ये जो रूल है वो हर ईयर अप्लाई होगा। नेक्स्ट है 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ इसमें क्या किया गया कि जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट था 1994 का, इसको डाल दिया गया था 9th शेड्यूल में, इसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों डाला गया? क्योंकि ये जो रिजर्वेशन एक्ट था ये 69% रिजर्वेशन देता था, इस वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड सभी चीजें, ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो सभी।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में दे रखा है कि रेजिडेंस के बेस पे रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए रीजंस होंगे। रीजन क्या है कि पर्टिकुलर एरिया का एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट के डिफरेंट एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है अच्छे तरीके से, जहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गई है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल पाए तो उसके लिए भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में दे रखा है कि जो स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ पोस्ट को रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस होंगी उसका एक तरीके से वो SC एंड ST होना चाहिए, या फिर ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ऐसी क्लासेस जिनका एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं केस को। तो यहाँ पे केस है आपका बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस। इसमें ये बताया गया कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो कब अप्लाई होगा। तो इसके लिए दो कंडीशंस दी गई। तो पहला बोला गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टेट में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ये जो केस है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी बोला जाता है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी ईयर में कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई थी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ठीक है, SC या ST या OBC के लिए, लेकिन उस ईयर में जो पर्टिकुलर जो पोस्ट वो फिल नहीं हो पाई थी तो वो जो पोस्ट है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। मीन्स नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी निकलेगी तो पिछली वाली वैकेंसी और ये वाली वैकेंसी जो है आपस में ऐड हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो रिजर्वेशन है पर्टिकुलर कैटेगरी का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था कि सबसे पहले जो SC ST है उनका रिजर्वेशन जो था वो 70% का था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल के चलते हुए ये आपका जो है 1961 में 64% हो गया था। तो तभी आपका ये देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसमें बोला गया कि जो आपका रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो आपका इनवैलिड बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो केस है वो आपका है इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, जिसको मंडल केस भी बोलते हैं। तो इस केस को समझने के लिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि 1979 में कमीशन स्टैब्लिश करी गई थी जिसके चेयरमैन थे BP मंडल, और ये जो कमीशन स्टैब्लिश करी गई थी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। 1980 में इस कमीशन ने बताया कि टोटल जो कास्ट है वो 3743 कास्ट है, जो कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन का 52% है। तो बोला गया कि जो ये जो पर्टिकुलर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। और 1990 में जो प्राइम मिनिस्टर BP सिंह थे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और 27% रिजर्वेशन दे दिया बैकवर्ड क्लासेस को। उसके बाद ही आपका ये जो इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया और इसमें बोला गया कि जो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको 27% रिजर्वेशन सही है। उसके साथ साथ बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन है ये केवल अपॉइंटमेंट तक कन्फाइंड रहेगा, इसको प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला कि रिजर्वेशन नॉट मोर देन 50% इंक्लूडिंग कैरी फॉरवर्ड जॉब्स, ठीक है। जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें ये जो कैरी फॉरवर्ड जॉब है उनको भी इंक्लूड करने के बाद में ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि क्रीमी लेयर टू एक्सक्लूड एडवांस सेक्शन एमंग OBC, ठीक है। उसके साथ बोला गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके बीच में जो एडवांस सेक्शन है उनको एक्सक्लूड करने के लिए क्रीमी लेयर जो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रामनंदन कमेटी, ठीक है। जो रामनंदन कमेटी थी ये अपॉइंट की गई थी जो क्रीमी लेयर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया था। उसके बाद हुआ 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994 का, और इसमें क्या किया गया कि जो तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता था उसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में, जिससे कि उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 का। इसमें डाला गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और बोला गया कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी होगा, ठीक है, इन फेवर ऑफ SC एंड ST इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस, ठीक है। बोला गया कि अगर SC और ST का पर्टिकुलर सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये डाला गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में। उसके बाद हुआ 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 का। इसमें डाला गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B और बोला गया कि एम्पावर्स द स्टेट टू फिल बैकलॉग वैकेंसीज इवन इफ दे क्रॉस 50% सीलिंग। अब ये जो 81st अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 का, इससे डाला गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B और उसमें क्या बोला गया
कि ये जो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड रूल था, या जो बैकलॉग वैकेंसी तो जो पीछे वैकेंसी रह जाती थी और वो आगे वाली वैकेंसीज में ऐड हो जाती थी, इससे क्या हो जाता था कि जो सीलिंग लिमिट है वो इंदिरा साहनी के केस में बोल दिया गया था कि 50% से अबव नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो 50% है उससे अबव जो सीलिंग लिमिट है वो हो सकती है कि इस सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, जो आपका बैकलॉग वैकेंसी वाला जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2001। इसमें बोला गया कि प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर एसटीज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995। इसमें बोला गया 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि ये जो एसटीज हैं या जो एसटीज हैं, जब इनका एक तरीके से प्रमोशन हो जाएगा तो इनकी जो सीनियरिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि मान लेते हैं कोई फर्स्ट पर्सन है और कोई सेकंड पर्सन है। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये जो सेकंड पर्सन है ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर बी ग्रेड की कोई जॉब करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि ये जो पर्सन है जनरल वाला ये सीनियर है। ठीक है, और ये वाला जो पर्सन है एसटी वाला ये जूनियर है यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि अब इनका ए वाली जो ग्रेड जॉब है उस पर इनका प्रमोशन होना है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लॉज है उनके अकॉर्डिंग देखोगे तो जो आपका जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है इसका प्रमोशन हो गया ए ग्रेड पे, लेकिन जो जनरल वाला है इसका काफी साल बाद जो है ए ग्रेड पे प्रमोशन हुआ। तो उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ये जो जनरल वाला पर्सन था, अब ये जो ए ग्रेड में आने के बाद ये सीनियर रहेगा, या जो पर्टिकुलर एससी वाला पर्सन था ये ए ग्रेड में पहले आ गया था ये सीनियर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि बी ग्रेड में ये सीनियर था, ये जूनियर था, लेकिन यहाँ पे ए ग्रेड में आने पे ये जो एससी वाला है ये सीनियर रहेगा और ये जो जनरल वाला है ये पर्सन जूनियर रहेगा। तो इसी को बोला गया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है एससी एसटी के लिए रहेगी। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 5, तो इसमें बोला गया कि रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनमें भी जो रिजर्वेशन है वो पर्टिकुलर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हुई आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। उसके बाद है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसमें क्या किया कि जो आर्टिकल 15 था और जो आर्टिकल 16 का उनको अमेंड किया गया और बोला गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है अनरिजर्व कैटेगरी में उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, इस तरीके का ये जो लॉ है यह है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। नेक्स्ट आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिसिस अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको एबोलिश करना है। इट इज एप्लीकेबल टू स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन, ये जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, स्टेट के लिए भी और प्राइवेट सिटीजन के लिए भी। अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो अनटचेबिलिटी है ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया और ना ही इसको सिविल राइट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें डिफाइन किया गया है। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 रिनेम्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। ये जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का इसको रीनेम कर दिया गया और रीनेम करके इसको बोला गया सिविल राइट एक्ट 1976। इसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो हो सकता है 6 मंथ का, या फाइन होगा 500 रुपीज का, या फिर दोनों ये हो सकते हैं। पर्सन्स कन्विक्टेड अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे पर्सन जो कि अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे, कन्विक्ट करेंगे, उनको पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, इसमें बहुत सारे लॉस दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या किस तरीके से जो अनटचेबिलिटी है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको डील करना है, ये सब इसमें बताया गया है। ये जो है कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी को बताया गया 2 केस में, एक जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा है देवराजा वर्सेस बी पद्मन्ना के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग बात की गई। इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है और जो आर्टिकल 17 है इसके जो प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल होते हैं स्टेट के लिए, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनके लिए भी ये जो लॉज है ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो केस है वो आपका है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल का केस। इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 17 है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है
की डिसेबिलिटी है और जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो प्रोविजन है, उनका अब्सेंस होना, मीन्स ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। किस बेस पे? ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, मीन्स कास्ट या रिलीजन के बेस पे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, या किसी भी प्रकार का जो प्रोविजन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन अ सिटीजन और फॉरेनर्स। जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को या किसी फॉरेनर को कोई भी टाइटल है वो नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबडी एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक, मीन्स केवल जो मिलिट्री वाले टाइटल्स है, जो एकेडमिक टाइटल्स है, वही लोगों को दिए जा सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी टाइटल्स जो है वो किसी भी फॉरेनर या किसी भी सिटीजन को नहीं दिया जा सकता। सिटीजन्स कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट से भी कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का वो टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब फॉरेनर वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट कांट एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में वर्क कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहा है, तो वो कोई भी जो फॉरेन स्टेट से जो टाइटल मिलेगा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी सिटीजन या कोई भी फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है इंडिया में, ठीक है, वो किसी प्रकार का प्रेजेंट या किसी प्रकार का एमोल्यूमेंट है बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स नॉट टू बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ अवार्डीज एंड डोंट कम विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, ये जो भारत रत्न है, जो पद्म अवार्ड है, ये टाइटल्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है भारत रत्न और पद्म अवार्ड ये सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में किसी भी नेम के आगे या पीछे यूज नहीं किए जा सकते। एंड डोंट कम विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दीज नेशनल अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन 1954, ये जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स वगैरह है ये 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, लेकिन बाद में इसको मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया था। ठीक है, 1977 में, लेकिन आगे फिर से जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसने 1980 में फिर से इनको रिवाइव कर दिया था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। इसमें 6 राइट जो है उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। वो राइट्स है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जिसमें दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज बिलीव्स एंड कन्विक्शन। इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, साइलेंस, फ्रीडम अगेंस्ट बर्न, राइट टू टेलीकास्ट, एडवर्टाइज एक्सेट्रा। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दे रखा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कोई भी सिटीजन है उसको राइट है कोई भी चीज एक्सप्रेस करने का, बिलीफ करने का। ठीक है, इसी में ही आपका ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट टू टेलीकास्ट है या एडवर्टाइजमेंट का राइट है, ये सभी इसी के अंडर डाले गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज है उसको जानने का अधिकार भी दिया गया है इसी में। राइट टू डिमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट स्ट्राइक। यहाँ पे जो हमें राइट दिया गया है वो डिमोन्स्ट्रेशन का दिया गया है, मीन्स हम कोई भी प्रदर्शन वगैरह है वो कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, मीन्स हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हम। अंडर इट रिसेंटली डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी अंडर नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो कि आपका सेक्शन 377 है आईपीसी का, ठीक है, इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, ये डिक्रिमिनलाइज किया गया था नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है या कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसका राइट है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का, उसी बेस पे इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोड, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंसेस। ये जो ग्राउंड्स है इनके बेस पे ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। वो आपके ग्राउंड कौन कौन से हैं? इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी इंडिया की अगर हार्म होती है तो, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, या फ्रेंडली रिलेशन हो फॉरेन स्टेट के साथ में, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
डिफॉर्मेशन मीन्स कोई भी तहस तहस वगैरह किया जाता है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस या ऐसा लगता है कोई भी ऑफेंस वगैरह हो सकता है, उस बेस पे ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ केसेस। तो केसेस में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका आ जाता है विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। इसमें क्या हुआ कि नेशनल एंथम से रिलेटेड बात की गई थी। तो जेहोवा बिलीफ के जो कुछ लोग थे वो नेशनल एंथम को गा नहीं रहे थे, बस केवल सावधान की पोजीशन में खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये जो है इसमें केस में डाला गया कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, इस नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से इनको कोई भी पनिशमेंट वगैरह दिए जाना चाहिए। ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत। लेकिन ये जो कोर्ट है उसने बोला कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए उनको हम इसके अंदर कोई भी पनिशमेंट वगैरह नहीं दे सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और आपका जो है सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों जो केस है ये आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और उसके साथ साथ चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ईश्वरी प्रसाद वर्सेस NR सेन एंड हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सारे जो केस हैं इनके द्वारा ही डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप की जो गाइडलाइंस दी गई, किस तरीके से ये जो रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे वो लगाए जाएंगे, वो रीजनेबल होंगे या नहीं होंगे, ये सब इन सभी केसेस में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1B को। इस पे बात की गई फ्रीडम ऑफ असेंबली। एवरी सिटीजन हैज टू राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। हर किसी सिटीजन को असेंबल होने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये जो असेंबली बनाई जाएगी पीसफुली बनाई जाएगी बिना किसी आर्म के। दे कैन कंडक्ट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेसन। ठीक है, ये मीटिंग्स कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जुलूस वगैरह भी निकाल सकते हैं। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। लेकिन इसमें राइट टू स्ट्राइक जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया, मीन्स जो हड़ताल वगैरह का राइट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं 3 ग्राउंड्स पे। एक आपका है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर की ग्राउंड पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेक्शन 144 और CRPC अलाउज मजिस्ट्रेट टू रिस्ट्रेन एन असेंबली और मीटिंग और प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो सेक्शन 144 है CRPC का, ये क्या करता है, मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है कि वो असेंबली या जो मीटिंग्स हो रही है, जो जुलूस वगैरह निकाले जा रहे हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है उनको। अंडर सेक्शन 141 IPC असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स कैन बी मेड अनलॉफुल। ठीक है, ये जो सेक्शन 141 है IPC का, उसमें बोला गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग असेंबल होते हैं तो उसको अनलॉफुल बोला जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1C के बारे में बात की गई यहाँ पे। ठीक है, बोला जा रहा है कि ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो भी सिटीजन्स है उन सभी को राइट है वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, उसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में ही दिया गया है। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एसोसिएशन है उसको रिकॉग्निशन देना कोई भी फंडामेंटल राइट जो है नहीं है। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। जो ट्रेड यूनियंस है उनको गारंटीड राइट नहीं दिया गया है कि वो इफेक्टिव बार्गेनिंग करें या फिर राइट टू स्ट्राइक हो उनको या फिर वो लॉकआउट को डिक्लेयर करें। इस तरीके का जो गारंटीड राइट है वो ट्रेड यूनियंस को नहीं दिए गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सोवरेनिटी के बेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल का जो केस है इसमें बोला गया कि राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट नॉट कवर्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। ठीक है, ये जो केस है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, इसी केस में बोला गया कि जो राइट टू स्ट्राइक है या जो राइट टू लॉकआउट है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1D में। ठीक है, इसमें बोला गया कि सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सिटीजन है वो पूरी कंट्री में आसानी से फ्रीली अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं 2 ग्राउंड्स के बेस पे। पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सेकंड है इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है,
यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रिस्ट्रिक्ट फॉर हेल्थ एंड पब्लिक मूड। उसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया रिस्ट्रिक्शंस को ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय एड्स। ऐसे पर्सन जो कि एड्स से अफेक्टेड है उनके मूवमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 19 जो है इसमें बोला गया है प्रोटेक्ट्स ओनली इंटरनल मूवमेंट वाइल एक्सटर्नल मूवमेंट डील्ड विद आर्टिकल 21। तो जो आपका आर्टिकल 19 है केवल इंटरनल मूवमेंट को ही प्रोटेक्ट करता है और जो एक्सटर्नल मूवमेंट है वो आपके आर्टिकल 21 में डील किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1E। ठीक है, इसमें बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई भी पर्सन है, ठीक है, हर एक पर्सन को इंडिया की जो कोई भी टेरिटरी है कहीं पे भी उनको रिसाइड करने का अधिकार दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रोस्टिट्यूट या हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इन बेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1G, इसमें बोला गया है कि सिटीजन हैज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, कोई भी सिटीजन है उसको कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस करने का अधिकार दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, लाइसेंस एटसेट्रा आर नेसेसरी, हाउएवर स्टेट कैन मोनोपोलाइज द बिजनेस। इसमें बोला गया कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे या प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के बेस पे या लाइसेंस के बेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि स्टेट जो है वो किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज भी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ये आपका दे रखा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्टिकुलर क्राइम अगर किया है किसी पर्सन ने तो उसको आज के लॉज के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रायल किया जाएगा। उसको पिछले जो पास्ट में जो लॉज होंगे या जो फ्यूचर में लॉज बनने वाले होंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रायल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो करंट में लॉज होंगे उनके अकॉर्डिंग ही ट्रायल किया जाएगा। तो भाई इसमें दे रखा है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाई अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड एंड नो पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब। जो भी लॉ बैकवर्ड में थे उनके बेस पे उसको ट्रायल नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो भी पेनल्टी है उनको ज्यादा नहीं लेंगे, जितनी प्रिस्क्राइब की गई है केवल उतनी ही पेनल्टी उस पर लगाएंगे। ठीक है, ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये केवल क्रिमिनल लॉज में अप्लाई होगा, ये सिविल या टैक्स लॉज में अप्लाई नहीं होगा। उसके साथ साथ जो प्रिवेंशन डिटेंशन वाला जो केसेस होंगे उनमें भी ये जो है अप्लाई नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो केसेस है वो आपके हैं केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। उसके साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है नो डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दे रखा है नो डबल जियोपार्डी, मीन्स किसी भी पर्सन को 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता किसी भी पर्टिकुलर एक ऑफेंस के लिए। ओके, 2 पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। अगर कोई भी पर्सन है किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको ऑफेंस करने की वजह से उसको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस अलग अलग की है तो उनको सजा दी जा सकती है। अवेलेबल ओनली फॉर प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, नॉट बिफोर डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और ये नो डबल जियोपार्डी का जो प्रोटेक्शन है ये केवल दिया गया है जुडिशियल ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ लॉ में। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अंडर अगर आपको कोई भी ट्रायल किया जाएगा, कोई भी पनिशमेंट दिया जाएगा तो उसमें ये आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक, इससे रिलेटेड जो केस है उसको हम देख लेते हैं। थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी कि अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में क्या क्या प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी, किन किन कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएंगे। तो सबसे पहले है यू एक्यूज फॉर एन ऑफेंस, आपने कोई ऑफेंस किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन वुड बी कंटिन्यू फॉर द ऑफेंस, जो आपने ऑफेंस किया उसके लिए आपका जो प्रोसिक्यूशन है वो चल रहा हो। नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन शुड बी पनिशमेंट, और इसके लिए ये जो प्रोसिक्यूशन है उसका रिजल्ट जो है वो पनिशमेंट होना चाहिए। उसी केस में अगर आप डबल जियोपार्डी वाला जो आपका पर्टिकुलर प्रोटेक्शन है वो आप ले सकते हैं अगर आपको 2 बार किसी पर्टिकुलर एक ऑफेंस के लिए सजा दी जाती है तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं केस मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसको 2 डिपार्टमेंटल जो एजेंसीज हैं उन्होंने उनको पनिशमेंट दिया। एक दिया सी कस्टम अथॉरिटी ने और दूसरा दिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर। ठीक है, तो वो जाके पर्सन ने ये केस फाइल किया कि उनको 2 बार पनिशमेंट दिया जाता है और वो
प्रोटेक्शन लेने आया आर्टिकल 20 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 20 है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओनली व्हेन प्रोसिक्यूशन डू बाय जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, केवल जुडिशियल अथॉरिटी जब कोई प्रोसिक्यूशन करती है तब उस कंडीशन में 20 का प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रायल हुआ है वो आपका हुआ है डिपार्टमेंटल, इस वजह से ये जो आपका 20 है उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई भी डिपार्टमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल बॉडी अगर प्रोसिक्यूशन का ट्रायल करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये पर्टिकुलर 20 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 ठीक है, आर्टिकल 20 में दे रखा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसको अपने अगेंस्ट में ही एविडेंस देने के लिए नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है नो पर्सन शैल बी विटनेस ऑफ हिज ओन केस। ठीक है, कोई भी पर्सन अपने खुद के केस का विटनेस नहीं बन सकता। ब्लड सैंपल्स, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। ठीक है, इसमें ये जो सिग्नेचर है, ब्लड सैंपल है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन है, ये सब चीजें इसमें कवर नहीं की जाएंगी। एप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल केस बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एंड नॉट इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। ये जो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी ये केवल क्रिमिनल केस के लिए प्रोवाइड की जाएगी, सिविल प्रोसीडिंग्स में ये जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इससे रिलेटेड जो केस है वो आपका है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी एंड स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटी कालू ओगार का केस जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 21 जिसमें बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पे लाइफ के प्रोटेक्शन और पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग बात की गई। तो बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कोई भी पर्सन है उसको उसकी लाइफ या उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ये जो राइट है दोनों लोगों को अवेलेबल है, सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेनका गांधी के केस में फॉलोइंग राइट एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। कुछ राइट्स बताई मेनका गांधी के केस में कि ये राइट्स जो है ये आपके आर्टिकल 21 के अंडर आएंगे। तो कौन कौन से राइट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhumane treatment, right against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospitals, right not driven out of state, right to fair trial, right to prisoners to have necessity of life, right to women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation, right to appeal from a judgment of conviction, right to social security and protection of family, right to social and economic justice and empowerment, right against warfighters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity, right to livelihood, right to live with human dignity, right to protection against hazardous industries, right to privacy। ये सभी जो राइट्स है आपके आर्टिकल 21 में कवर किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 क्लॉज ए में ये कवर किया गया है। तो इसमें बोला गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, सभी चिल्ड्रंस को जो कि एज 6 से 14 ईयर तक होंगे। एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, ये जो आपका है प्रोविजन, ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। बिफोर इट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इट इन आर्टिकल 45 इन पार्ट 4। उससे पहले ये जो प्रोविजन था ये कंटेन करता था आर्टिकल 45 में, ठीक है, जो कि पार्ट 4 में आता है। In 1993 itself, Supreme Court recognized a fundamental right to primary education and right to life under Article 21। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही रिकॉग्नाइज किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन का राइट है इसको आर्टिकल 21 में डाला जाना चाहिए। पार्लियामेंट आल्सो इनेक्टेड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। जब ये आपका आर्टिकल 21 में आ गया तो उसके साथ ही पार्लियामेंट ने ये जो राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009 का, इसको भी उन्होंने इनेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा था
आपकी स्टार्टिंग में यहाँ पे बात की गई थी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो आपके कॉन्सेप्ट, एक आपका है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, बैलेंस द पावर ऑफ लॉ ऑफ द लैंड एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम इट, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो पावर्स होती है उनके बीच में बैलेंस होता है और ये क्या करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं इनको इससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो आपका जो कोर्ट होता है, ठीक है, मान सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर आपकी कोर्ट जो होता है ये क्या करती है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं या जो लेजिस्लेटिव जो एक्शंस होते हैं दोनों को कंट्रोल कर सकती है, दोनों को एक तरीके से रिव्यू कर सकती है। लेकिन आपका जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसमें क्या होता है, पावर ऑफ लॉ ऑफ द लैंड एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम इट, a law that is duly enacted by legislature or concerned body is valid if it followed the correct procedure, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई भी बॉडी ने कुछ भी लॉ बनाया है, अगर उसने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया है तो वो वैलिड होगा, अगर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो वो आपका जो है वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ जो है आपका ये अमेरिका में फॉलो किया जाता है और प्रोसीजर और एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके दोनों के दोनों ये लॉज है ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से ये जो कोर्ट है हमारी वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को एक तरीके से रिव्यू करती रहती है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दो केसेस, आपका एक है AK गोपालन केस और दूसरा है मेनका गांधी केस, ठीक है। अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनकी आर्बिट्रीनेस जो है उस पे हम चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये आपका AK गोपालन केस में अवेलेबल था, उसके साथ साथ मेनका गांधी केस में भी अवेलेबल था, ठीक है। जो आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शंस जो थे ये AK गोपालन केस के टाइम पे नॉट अवेलेबल था, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो एक्शंस थी उनको हम रिव्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन मेनका गांधी केस के द्वारा इसको अवेलेबल कर दिया गया, ठीक है। और बोला गया कि अनरीजनेबल अनजस्ट अनफेयर लॉस कैन बी क्वेश्चन बाय जुडिशरी, जुडिशरी के द्वारा कोई भी लॉस जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाए जाएंगे अगर अनरीजनेबल होंगे, अनजस्ट होंगे, अनफेयर होंगे उनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये आपका अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेनका गांधी के केस में ये आपका अवेलेबल था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिबर्टी का मीनिंग तो AK गोपालन केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिबर्टी का जो मीन था वो था ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये जो लिबर्टी था केवल पर्सन या जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था उससे रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे ये जो मेनका गांधी का केस है इसमें ये जो लिबर्टी का मीनिंग है इसको वाइडर कर दिया गया, ठीक है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी दैट इज अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी एंड टू डेवलप वंस कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे लिबर्टी का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर कोई भी पर्सन जो है वो डिग्निटी से रहे, उसके साथ साथ अपनी कैपेसिटीज को वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे जो केसेस हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल 21 है उसमें ही है। सबसे पहले आपका एक आता है राइट टू डाई, ठीक है। ये आपका आया पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और दूसरा आपका है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो जब पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया इसमें बोला गया कि जो सेक्शन 309 है उसमें मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन सुसाइड को कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो जो पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है इसके केस में जो कोर्ट है उसने बोला कि जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू डाई भी दे रखा है, इसलिए जो सेक्शन 39 है इसको अनवैलिड बोला गया, ठीक है, इनवैलिड बोल दिया गया था। लेकिन उसके बाद आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, उसमें ये बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वेवर अलाउ नहीं है, मींस उसका अपोजिट अलाउ नहीं है। अगर राइट टू लाइफ दिया गया है तो राइट टू डाई का अधिकार नहीं होगा, मींस वेवर अलाउ नहीं होगा। तो इसमें बोल दिया गया कि जो सेक्शन 309 है वो आपका वैलिड रहेगा, अगर कोई पर्सन सुसाइड को कमिट करेगा तो उसको पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी जो है इसको हम देख सकते हैं दो केसेस के जरिए, एक है आपका खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा आपका है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। ये आपका खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है इसमें बोला गया कि लाइफ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसमें बोला गया कि इफ अनऑथराइज डिस्टर्बेंस वुड बी वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर कोई अनऑथराइज डिस्टर्बेंस होगा तो ये प्राइवेसी का वायोलेशन माना जाएगा, ठीक है। और ये जो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है इसको टेलीफोन टैपिंग केस भी बोला जाता है। इसमें बोला गया कि टेल पब्लिक इमरजेंसी सेफ्टी राइट टू प्राइवेसी नॉट कर्टेल, ठीक है। जब तक कोई भी पब्लिक इमरजेंसी या सेफ्टी की बात नहीं होगी तब तक राइट टू प्राइवेसी को कर्टेल नहीं किया जा सकता। ये आपका बोला गया था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद है आपका राइट टू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपका है
इसमें जो केसेस है आपके 3 केसेस हैं। एक आपका है RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, उसके बाद MC मेहता का केस और है T दामोदर केस। ठीक है, RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बोला गया था कि अनऑथराइज्ड माइनिंग हो रही थी कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर RLEK वाले थे उन्होंने इनको लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिट पिटीशन के तरह ट्रीट किया था। ठीक है, उसके बाद है MC मेहता केस, ये भी आपका राइट टू एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद है T दामोदर केस। ठीक है, T दामोदर केस में फाइनली जो कोर्ट है उसने बोला कि राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एंड इमरजेंसी, ठीक है, किस तरीके से रिलेटेड है इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो आपका है आर्टिकल 359, जिसमें दे रखा है प्रेसिडेंट है पावर टू सस्पेंड आर्टिकल 21। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास में पावर दे रखी है कि वो आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सकता है। ये हुआ भी है कई बार, 1962 में, 1971 में, 1976 में, जब जब इमरजेंसी लगाएगी तब आपका जो आर्टिकल 21 है उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन उसके बाद आपका आया केस ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस। इसमें बोला गया है कि जो इमरजेंसी है अगर वो आएगी फिर भी जो आर्टिकल 21 है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और उसमें क्या किया, आर्टिकल जो 359 है उसको अमेंड कर दिया गया और बोला गया कि जो आर्टिकल 21 है उसको इमरजेंसी के टाइम पे भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें बोला गया है कि ग्राउंड टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाई अ लॉयर। ठीक है, यहाँ पे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए पर्टिकुलर जो भी पर्सन है, अगर उसको डिटेन किया जाता है तो क्यों उसको डिटेन किया है। ठीक है, उसके बाद राइट टू कंसल्ट मिलना चाहिए, और उसके साथ लॉयर से डिफेंड करने के लिए भी उसको पर्टिकुलर जो भी चीजें है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी एंड हॉलीडेज। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है अगर उसको डिटेन किया है तो उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। शैल नॉट बी डिटेन फॉर मोर पीरियड देन ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है अगर उसको मजिस्ट्रेट ने बोला है कि इसको इतने पीरियड के लिए डिटेन करना चाहिए तो उससे ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के आपके डिटेंशन आ जाते हैं, एक आपका है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, जो भी पर्सन होता है, ठीक है, उसको पनिश किया जाता है कोई भी ऑफेंस अगर उसने कमिट किया है तो उसके लिए। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट। ठीक है, बिना किसी कोर्ट में जाए हुए, बिना किसी पर्सन के ट्रायल किए हुए उसको डायरेक्टली डिटेन कर लिया जाता है, और ये जो डिटेन है इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। ये जो है कैन बी डिटेन फॉर 3 months, बियॉन्ड दैट एडवाइजरी बोर्ड शैल परमिट, द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अगर उसके द्वारा ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ये ओनली 3 months के लिए किया जाता है। अगर इससे बियॉन्ड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड है वो एडवाइस देता है, परमिट करता है, उसके बाद ही उसका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो ज्यादा टाइम तक के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें उसके बाद बोला गया पार्लियामेंट बाई लॉ इंक्रीज द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मोर देन 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करके, लॉ में कुछ अमेंडमेंट करके जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पीरियड है वो 3 months दे रखा है उसको आगे बढ़ा सकती है। लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिवीजन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड वो कौन कौन क्रिएट करेगा, तो ये पावर डिवाइड की गई है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास दे रखी है और स्टेट के पास भी दे रखी है। सेंटर के पास जो पावर दे रखी है वो 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 से रिलेटेड है, और जो स्टेट है वो आपकी 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सेंटर के पास देखेंगे तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के केस में वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉस बना सकती है, और यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड जो आपके केसेस होंगे उनमें जो स्टेट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉस जो है बना सकती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 23 को, इसमें बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये ठीक है, ये जो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रोहिबिट करना है, उसके साथ साथ जो फोर्स्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करना है। तो ये आपका दे रखा है अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन, ये दोनों के अगेंस्ट में अवेलेबल होता है, स्टेट और प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट में। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, स्टेट क्या कर सकता है, कंपल्सरी जो सर्विसेज है वो इम्पोज कर सकता है पब्लिक पर्पज के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, कोई भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के बेस पे। ठीक है,
उसके बाद आपका आर्टिकल 24 में दे रखा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। जो चिल्ड्रंस है उनको फैक्ट्रीज में ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 24 डज नॉट प्रोवाइड चाइल्ड लेबर इन नॉन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। ये जो आर्टिकल 24 है ये नॉन हैजार्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को प्रोवाइड नहीं करता, ये केवल हैजार्डस इंडस्ट्रीज में ही चाइल्ड लेबर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 का ये प्रोवाइड करता है ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एज। ठीक है, जो चाइल्ड लेबर जो एक्ट है 2016 का ये सभी प्रकार के जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उन सभी को ये प्रोवाइड करता है अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 14 ईयर से कम एज का होता है तो। उसके साथ साथ 14 to 18 ईयर का अगर चिल्ड्रन है तो अगर वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में वर्क करता है तब उसको ये प्रोवाइड करता है। ये आपका है आर्टिकल 24। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, हर किसी को कोई भी रिलीजन मानने का अधिकार है, उससे प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उसको प्रोपेगेट करने का भी राइट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, टू नॉट प्रोवाइड राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन, लेकिन ये रिलीजियस कन्वर्जन का राइट प्रोवाइड नहीं करता है कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना। कवर्स रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, ये रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को कवर करता है। और आर्टिकल 25 में जो हिंदूज वर्ड दे रखा है इसका मतलब है कि हिंदूज में हिंदूज भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। ये जो आपकी 4 कम्युनिटीज हैं, 4 रिलीजन्स के लोग हैं, ये आपके हिंदूज वर्ड में मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 25 के अंडर। उसके साथ साथ ये जो राइट दे रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ के बेस पे। उसके साथ साथ स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजन, कैन प्रोवाइड वेलफेयर रिफॉर्म ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्टेट ये जो भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी जो रिलीजन से एसोसिएटेड होंगी उनको रेगुलेट कर सकता है। उसके साथ साथ पर्टिकुलर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके रिफॉर्म या उनको वेलफेयर भी प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में दे रखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम दे रखी है इसमें। तो इसमें बोला गया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन एस्टैब्लिश, मेंटेन, मैनेज एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। जो रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, ठीक है, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को, या मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या फिर चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है नेसेसरी कंडीशंस बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी कंसीडर एज रिलीजियस डिनोमिनेशन सिस्टम ऑफ बिलीफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है, ये जो नेसेसरी कंडीशंस जो है वो दे रखी है रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ डिसाइड की गई थी। वो आपकी सिस्टम ऑफ बिलीफ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्टिव नेम। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में दे रखा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा, उसकी फ्रीडम रहेगी। ठीक है, टैक्स कैन नॉट बी लिवाइड बट फीस अगेंस्ट दिस सर्विस कैन बी लिवाइड। ठीक है, जो टैक्स है वो लेवी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर जो स्टेट है कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को तो उसके लिए वो फीस जो है वो चार्ज कर सकता है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट अ फी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये जो आर्टिकल है केवल टैक्स को प्रोवाइड करता है, फी को प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में दे रखा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने की फ्रीडम रहती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि कंप्लीटली स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं होंगे। उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल 28 है इसी में ही 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो दिए जा सकते हैं, किसमें नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर करे जाते हैं लेकिन वो एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर एस्टेब्लिश करे गए हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो परमिट होंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज करे गए हैं, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ये परमिटेड रहेंगे, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट है वो अटेंड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों तरीके के यहाँ पे काम हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस रिसीव्ड एड फ्रॉम द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट से एड रिसीव करते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ये वॉलंटरी बेसिस पे ही परमिटेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है वो अटेंड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 में बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि टू कंजर्व स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, जो भी पर्टिकुलर माइनॉरिटीज है उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो लैंग्वेज है एंड उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये जो आपका पर्टिकुलर आर्टिकल 29 है ये दोनों तरीकों की माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो। इसमें दे रखा है नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन है उसको रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेस पे किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते अगर वो स्टेट के द्वारा मेंटेन करा जाता है या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट है वो एड प्रोवाइड करता है। इट इंक्लूड्स बोथ मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटीज का मतलब केवल माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटी में दोनों तरीके के ये जो कम्युनिटीज है वो इंक्लूड की गई है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज दोनों की दोनों, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसमें। Political speeches or promises made for conservation of language of the section of citizens does not amount to corrupt practice under Representation of People Act 1951। इसके साथ साथ बोला गया है कि Representation of People Act 1951 में मेंशन किया है कि कोई भी पॉलिटिकल स्पीचेस या प्रॉमिस किए जाते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के कंजर्वेशन के लिए तो ये किसी भी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस से इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में दे रखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे राइट दे रखे हैं माइनॉरिटीज को कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसके साथ साथ उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इंस्टीट्यूशंस एंजॉय राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। उसके साथ साथ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज डू नॉट अप्लाई टू दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था कि जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो माइनॉरिटीज के द्वारा एस्टैब्लिश कर जाएंगे, एडमिनिस्टर कर जाएंगे, वहां पे ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके साथ साथ बोला गया कि एप्लीकेबल ओनली टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये जो प्रोविजन है ये केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। उसके साथ बोला आल्सो इंक्लूड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, उसके साथ साथ बोला गया कि जो एजुकेशन है वो पर्टिकुलर चिल्ड्रंस को उनकी खुद की लैंग्वेज में ही प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ये भी आर्टिकल 30 में दे रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो आर्टिकल 32 है इसमें दे रखा है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ, ठीक है। जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो उस कंडीशन में वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। अब उसमें कुछ रिट्स है वो आपको मिली हुई है, जैसे कि रिट्स है आपकी हाबिस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोविजन है, ठीक है, सर्कुलरी एंड क्यू वारंट है। तो सभी रिट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाबिस कॉर्पस को, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस बॉडी को क्वेश्चन करेगी और पूछेगी आपने किस बेस पे इस पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन किया है, ठीक है। अगर वो बेसिस अनलॉफुल होंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो हाबिस कॉर्पस ये रिट है ये प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडी दोनों के अगेंस्ट में डाली जा सकती है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड जो केस है वो आपका रुदल साहब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस। उसके बाद दूसरी रिट जो है वो आपकी है मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, पर्टिकुलर किसी भी बॉडी को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलना, वो आपका मैंडेमस रिट से किया जाता है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पब्लिक बॉडी है या कॉर्पोरेशन है या इंफीरियर कोर्ट है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट है, उसको उसकी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बोला जाता है इस मैंडेमस रिट से, ठीक है। ये जो मैंडेमस रिट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं
फाइल की जाती है। इससे रिलेटेड जो केस है वो आपका है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल का केस। नेक्स्ट है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, मीन्स रोकना। जो भी हायर कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये करती है लोअर कोर्ट्स को उनके जजमेंट सुनाने से पहले ही उनके पर्टिकुलर जो भी केसेस होते हैं उनको देखती है और उनपे खुद डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर क्या डिसीजन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट्स है वो इलीगल तरीके से जजमेंट है वो नहीं सुना पाते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायल किया जाएगा अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट है रेट आपकी जो है वो सर्चुलरी। सर्चुलरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है कि जो भी लोअर कोर्ट डिसीजन देती है, जो भी जजमेंट सुनाती है, उनके जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो रिव्यू कर लेती है यहाँ पे। इससे रिलेटेड जो केस है वो आपका है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC एंड AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस है ये सर्चुलरी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्यू वारंटो। ठीक है, क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर जो पब्लिक ऑफिसर होता है उसको क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किए गए हो। ठीक है, ये जो आपकी रिट है ये मिनिस्टर ऑफ प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती है। ठीक है, और ये जो क्यू वारंटो वाली रिट है ये कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। उसके साथ हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ ऑल काइंड। ये जो आर्टिकल 32 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। पार्लियामेंट एम्पावर कर सकते हैं किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी कि वो जो रिट्स है वो इशू कर सकती है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है ये जो आपका राइट दे रखा है आर्टिकल 32 में इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाना, इसको ये सस्पेंड भी कर सकती है। उसके बाद ये जो आर्टिकल 32 में जो रिट्स हैं ये आपकी इंग्लिश लॉ से बोरो करी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू। ठीक है, ये जो रिट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जा सकती हैं। नेक्स्ट, रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इटसेल्फ ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है, ये जो आर्टिकल 32 है इसमें ये जो रेमेडीज दे रखी है खुद ही फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सरसाइज करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। व्हाट आर रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी एंड हैंस हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन। लेकिन अंडर आर्टिकल 26 में जो रेमेडी है ये डिस्क्रिशनरी है, इसलिए हाई कोर्ट इनको एक्सरसाइज करने से रिफ्यूज भी कर सकता है। ये हमने रिट्स को यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस किस पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और किस किस के अगेंस्ट में ये एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है किसी भी पर्सन के लिए जो है वो आपके हैं आर्टिकल 14 एंड 17। केवल सिटीजन्स को जो प्रोवाइड करेंगे फंडामेंटल राइट्स वो आपके हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। और ऐसे राइट्स जो कि सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए हैं वो आपके हैं आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड आर्टिकल 28। ठीक है, और ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिटीजन, फॉरेनर और लीगल पर्सन तीनों को प्रोवाइड करेंगे वो आपका है आर्टिकल 20। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट जो है किस किस के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है। तो ऐसे राइट जो केवल स्टेट के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है वो आपके हैं आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, 19, 20, 21, 22 एंड 27। और ऐसे फंडामेंटल राइट जो स्टेट, प्राइवेट प्लस इंडिविजुअल तीनों के लिए एप्लीकेबल है वो आपके हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 17, 23 एंड 24। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की। तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 33 एम्पावर पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स एंड पुलिस फोर्स। ये जो पार्लियामेंट है वो पुलिस फोर्सेस, पार्लियामेंट फोर्सेस या आर्म फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनको एब्रोगेट कर सकती है। ये आपका आर्टिकल 33 में दे रखा है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शियल लॉ इज एनफोर्स इन एनी एरिया। ठीक है, आर्टिकल 34 प्रोवाइड करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मार्शियल लॉ जो है लगाया गया है तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उनका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ 7 फंडामेंटल राइट्स बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 abolished it and inserted in a new article 300A in part 12। ठीक है, अगर आप देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले था ये 7 फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट
जो 1978 में हुआ उससे इसको एबोलिश कर दिया गया और इसको ट्रांसफर कर दिया गया आर्टिकल 300A में, जो कि अब पार्ट 12 से बिलोंग करता है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, ये 24 अगस्त 2017 को आया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी फंडामेंटल राइट इज ह्यूमन राइट बट नॉट द रिवर्स, ठीक है। हर एक फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट होता है, लेकिन रिवर्स में ऐसा नहीं होता। मीन हर ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट गिवन बाय सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो राइट टू वोट है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस एक्ट के सेक्शन 62 में आता है। नेक्स्ट है एवरी फंडामेंटल राइट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट द रिवर्स। हर एक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इसके रिवर्स में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट आउटसाइड पार्ट 3, ऐसे इंपॉर्टेंट राइट जो कि पार्ट 3 के आउटसाइड है, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 265 जो कि पार्ट 12 में है। इसमें दे रखा है नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। पर्टिकुलर लॉ के द्वारा जो भी अथॉरिटी डिसाइड करी गई उसके द्वारा और कोई बॉडी किसी भी प्रकार के टैक्सेस को ना ही कलेक्ट कर सकती है ना ही लिवाई कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल 300A जो कि आपका पार्ट 12 में दे रखा है, बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 301 पार्ट 12, इसमें दे रखा है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। इसमें बोला गया है कि पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे भी अगर आपको ट्रेड करना है, कॉमर्स करना है, ठीक है, वो सबका सब फ्री रहेगा। उसके बाद है आर्टिकल 326 जो कि आपका पार्ट 15 में आता है। इसमें बोला गया कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडेड फ्रेंचाइज। जो भी इलेक्शन होंगे लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एडेड फ्रेंचाइज के बेस पे होंगे। अगर ये जो राइट्स मैंने अभी ऊपर आपको बताई अगर इनका वायलेशन होता है तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगर ये राइट का वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो ऑर्डिनरी सूट के अंडर आर्टिकल 26 की जो रिट्स होती हैं वो, ठीक है। इस पे जो जुरिक्शन होता है वो हाई कोर्ट का होता है। मीन्स अंडर आर्टिकल 226 में हम रिट डाल सकते हैं इन राइट्स के वायलेशन होने पे, लेकिन अंडर आर्टिकल 32 में रिट्स जो है वो फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स था ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे, ओके। आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से इनके जो केस लॉज वगैरह है उनको देख सकते हो। ये मोस्टली एग्जाम वगैरह में पूछ दिया जाते, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।